हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बच्चों? जैसे आप सभी जानते हैं, संदीप सन दूर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर या अदर जो भी सोशल मीडिया चैनल है, वीकली करंट अफेयर की क्लास आप तक पहुंचती है। हर वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है करंट अफेयर का, उसको जो है एक पीडीएफ और एक वीडियो के फॉर्म में आप तक हम पहुंचाते हैं। वीकली करंट अफेयर की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जीएस बिस्ट फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी इन दून डिफेंस एकेडमी देहरादून सेट नंबर 28 लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पहले हमारे चैनल पर 27 तक जितने भी सेट है सारे के सारे अवेलेबल हैं। आप एग्जाम से पहले जरूर एक बार उनका रिवीजन करें। जैसे कि आप जानते हैं, एनडीए और सीडीएसई का एग्जाम 21 अप्रैल को होने वाला है। तो इन करंट अफेयर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीए और सीडीएस के लिए और अदर जो भी एग्जाम आप देते हैं। सेट नंबर 28 में जितने भी इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने रखेंगे और फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिखा है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकपाल, एक लोकपाल होता है, एक लोकायुक्त होता है। ठीक है, एक क्या है? लोकपाल है और एक लोकायुक्त होता है। इतनी बात क्लियर हुई? लोकपाल बोले तो ये सेंटर में होगा और लोकायुक्त बोलेंगे तो स्टेट के अंदर मिलेगा। यानी राज्यों में लोकायुक्त होता है और सेंटर में लोकपाल। अगर हम लोकपाल से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले लोकपाल, जो लोकपाल बिल आया था, लोकपाल बिल सबसे पहले 1968 में प्रेजेंट किया गया था। कब? 1968 में। आप याद रखेंगे उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भारत की हुआ करती थी। लोकपाल बिल लोकसभा ने तो पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया। ठीक है, तो बार बार पार्लियामेंट में लोकपाल बिल प्रेजेंट होता गया, लेकिन एक हाउस पास करता है, दूसरा हाउस उसको पास नहीं करता है, तो लोकपाल बिल पास नहीं माना जाएगा। 2013 में जब लोकपाल बिल दोबारा से लाया गया तो लोकपाल बिल 2013 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के द्वारा जो है पारित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन फिर भी पास होने के बाद यहां पर हमें लोकपाल नहीं मिल पाया, यानी लोकपाल के जो चेयरमैन हैं वो नहीं मिल पाए, यानी जो चेयरपर्सन इसमें फर्स्ट अपॉइंट होने थे वो नहीं मिल पाए। लगभग 4 to 5 ईयर का इस पर जो है टाइम लगा। तो जो प्रीवियस हमारे चेयरमैन थे जस्टिस पिनाकी, ठीक है ना, चंद्रघोष, तो जस्टिस पिनाकी चंद्रघोष लोकपाल, फर्स्ट लोकपाल बनेंगे। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, तो जस्टिस पिनाकी चंद्रघोष। क्लियर? उसके बाद जो रिसेंटली अभी लोकपाल अपॉइंट हुआ है ना, हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है, जो एक्स जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो नाम है जस्टिस खानविलकर। ठीक है, जस्टिस खानविलकर जो है अभी नए लोकपाल अपॉइंट हुए हैं। तो आंसर होगा क्या? ये तो फर्स्ट है, ये तो आपका पिनाकी चंद्रघोष है। ठीक है, ये याद रखना। और अभी अजय जो खानविलकर है, ये अभी प्रेजेंट में जो है क्या हुए भाई, इंडिया की लोकपाल अपॉइंट हुआ है। लोकपाल में मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं 8+1, यानी 8 इसके मेंबर और एक इसका चेयरपर्सन हो सकता है मैक्सिमम।
मिनिमम तो 2 3 4 5 हो सकता है, मैक्सिमम 8+1। क्लियर हुई बात। इसमें 50% आपके जुडिशियल होंगे, जुडिशियल मेंबर, यह भी आपको याद रखना, न्यायिक सदस्य होते हैं 50%। क्लियर। और इसमें जो 50% होंगे, ये 50% SC ST OBC और आपके वुमेन्स, ठीक है, ये मेंबर होंगे, ये भी आपको याद रखना। और लोकपाल का काम तो आपको पता ही है कि जो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्लियर है बात। तो याद रखेंगे। तो अभी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है। न्यायमूर्ति कौन, खानविलकर जो है अभी इसके क्या, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हुआ करते थे उनको जो है अभी अपॉइंट किया गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा भारत के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new CEO of India by the World Gold Council? नया सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया? ठीक है। अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करेंगे, WGC, तो जब WGC का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC का फॉर्मेशन हुआ था। अगर आपसे फॉर्मेशन पूछा जाए, भाई फॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो वर्ल्ड GC का फॉर्मेशन हुआ था 1937 में, 1937 में, और इसका हेडक्वार्टर है कहां? लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई? लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, लंदन में है। और अभी हाल ही में इसके जो सीईओ बनाए गए, सचिन जैन को बनाया गया। किसको? सचिन जैन को बनाया गया। ठीक है, सचिन जैन लिखा भी है, द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हैज रिसेंटली अपॉइंटेड सचिन जैन एज द न्यू सीईओ फॉर इंडिया। ठीक है, यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में सचिन जैन को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, इस काउंसिल के द्वारा जो है, जो गोल्ड मार्केट में होने वाला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ठीक है, उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सके। ठीक है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दुनिया की अग्रणी सोने की जो खनन कंपनियां हैं, ठीक है, उनका एक क्या है, एक ग्रुप है, एक यूनियन है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भी विज्ञान दिवस? विज्ञान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये डे इंडिया में जो है एक इंपॉर्टेंट डे है, और इंपॉर्टेंट डे होने के कारण यहां पर जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, किसके फील्ड में काम करते थे? साइंस के फील्ड में जो है एक अपने आप में जो है उल्लेखनीय कार्यों के लिए फेमस नाम है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जो है इनको जाना जाता है। और 2024 में 2024 में जो नेशनल साइंस डे है, इसकी जो थीम रखी गई है, ठीक है, लिखा है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ये याद रखना। ठीक है, इसकी जो थीम है, ठीक, क्या लिखा है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। ये थीम जरूर याद रखेंगे इसकी, स्वदेशी भारत के लिए, है ना, विकसित भारत के लिए एक स्वदेशी तकनीकी। 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यह भी आपको याद रखना। और 3 लोगों को भारत रत्न मिला था 1954 में। ठीक है ना, एस राधाकृष्णन, CV रमन, है ना, एंड और कौन थे? सिराज गोपालाचारी। ठीक है, तो 3 लोगों को मिला, जिनमें से एक CV रमन भी थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया? जो कि गुजरात में है, सबसे लंबा, ठीक है, केबल ब्रिज है, याद रखेंगे, जो कि अरेबियन सी के ऊपर बनाया गया है ये। और इसका नाम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, और नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है?
सुदर्शन सेतु, याद रखेंगे क्या नाम है, सुदर्शन सेतु। इसका इनिशियली नाम सिग्नेचर ब्रिज भी है, यह भी आपको याद रखना, इसको सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये ब्रिज जो है कितना मीटर, कितना किलोमीटर लंबा है, 2.32 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और किसको कनेक्ट कर रहा है, ओखा एंड बेट द्वारिका, ओखा और बेट द्वारिका के बीच में है ये, और लगभग इस पर जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है 980 करोड़, ठीक है, 980 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च हुआ है, 980 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, क्लियर। और याद रखना इस ब्रिज में, केबल ब्रिज है, इसमें जो है सोलर पैनल की भी जो है यहां पर जो सुविधाएं दी गई है, और सोलर पैनल में कितना, 1 मेगावाट, कितना लिखा है, 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहां पर प्रोड्यूस होगी, कितना, 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जो है प्रोड्यूस होगी, 1 मेगावाट, यह भी आपको याद रखना, जो कि रात के समय इस बुल पर, इस ब्रिज पर जो है लाइट का काम करेगी। और इसके साथ साथ यहां पर जो है 2.5 मीटर चौड़े जो है यहां पर फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है, लगभग 2.5 मीटर है ना चौड़ा जो है साइड में क्या दे रखा है, फुटपाथ दे रखा है, ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2-3 चीजें याद रखेंगे इसको, सिग्नेचर ब्रिज इसका इनिशियली नेम, इसको सिग्नेचर ब्रिज है ना, सुदर्शन सेतु नाम दिया गया है, 2.32 किलोमीटर लॉन्ग है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ओखा और बेट द्वारिका को कनेक्ट कर रहा है, और कितना इस पर खर्चा हुआ, 980 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं, और यहां पर सोलर पैनल की सुविधा दे रखी है, 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहां से क्या होगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, कौन सा है, धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन लिखा हुआ है, धर्म गार्जियन किस किस के बीच इनिशियली ये एक्सरसाइज हुई है सर, ठीक है, किस किस के बीच हुई है। 2-3 एक्सरसाइज और है, जैसे आपसे पूछा जाएगा मित्र शक्ति, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, किस किस के बीच आती है मित्र शक्ति, है ना, एक आया हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड भी आता है एक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हैंड इन हैंड, मित्र शक्ति हो गया, हैंड इन हैंड हो गया, सूर्य किरण, सूर्य किरण ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सूर्य किरण हो गया। तो जैसे मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलता है, इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, वैसे हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया चाइना के बीच में। सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है, मित्र शक्ति हो गया। एक और भी लिख सकते हैं, संप्रीति लिख सकते हैं आप, संप्रीति, ठीक है, कौन सी, संप्रीति, संप्रीति जो एक्सरसाइज है ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहां पूछा है धर्म गार्जियन की बात पूछा है, तो धर्म गार्जियन किस किस के बीच में है, भारत और किसके बीच में, जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में, इतनी बात क्लियर हुई। और भारत जापान के बीच में एक और याद रखना, एक जिमैक्स है, जिमैक्स, तो जिमैक्स भी भारत और किसके बीच में है भाई, जापान के बीच में, ठीक है, जिमैक्स, तो ये याद रखना है ना। तो कौन सा एडिशन है, ये 5th एडिशन है, कौन सा है, 5th एडिशन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, ठीक है, बी ऑर्गेनाइज द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, ठीक है, कहां, राजस्थान, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो है ये ऑर्गेनाइज की गई, क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो लिखा है वेयर इज द ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम, क्या लिखा है, वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है, कहां आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, यानी जो भारत के जो कपड़े हैं, है ना, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोट करना है, ठीक है,
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कैपेबिलिटी को कैसे दिखाना है, ठीक है ना। तो इसको प्रमोट करने के लिए न्यू दिल्ली में, कहां, नई दिल्ली में इसका क्या हुआ भाई, ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां, नई दिल्ली में, ठीक है। किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, इनोग्रेटेड द ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स 2024 इन न्यू दिल्ली। तो अगर आपसे पूछा जाए किसने इसका जो है उद्घाटन किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी को शो करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी को शो करेगा। और इसमें लगभग कितने कंट्रियों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, 100 से अधिक देशों ने इसमें जो है अपना पार्टिसिपेट किया है। यह भी आपको याद रखना है, क्लियर। तो कितने, लगभग 100 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको इनोग्रेट किया है। तो कहां हुआ, नई दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट लिखा है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम, ठीक है ना, स्टेट। सिक्किम भारत, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। किसने रखी है, ठीक है। तो सिक्किम में जो है पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो लिखा है स्टेशन, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका फर्स्ट फेज अभी तैयार हो गया। इन द फर्स्ट फेज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप फ्रॉम सेवक ऑफ रंगोपो, ठीक है, सेवक ऑफ कहां, रंगपो, ठीक है। द सेकेंड फेज इंक्लूड्स द रियल प्रोजेक्ट फ्रॉम रंगपो टू गैंगटोक, है ना। दूसरा कहां से कहां तक, रंगपो से लेकर कहां तक, गैंगटोक तक। सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटोक, है ना। तो पहले चरण सेवको से रंगपो, है ना, कहां से कहां तक, सेवको से, जो इसका फर्स्ट फेज है ये सेवको से कहां जाएगा, रंगपो तक। और इसका जो दूसरा फेज है, दूसरा फेज रंगपो से गैंगटोक तक, ठीक है, कहां तक, गैंगटोक तक। यह आपको याद रखना है। और इसका इनॉग्रेशन किया है या इसकी आधारशिला रखी है किसने भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यह भी आपको याद रखना है, क्लियर। सिक्किम का पहला होगा, पहला स्टेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है, फटाफट से बताएं, किसे नियुक्त किया है। हाँ जी, अगर हम विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो विजिलेंस कमीशन 1964 में, है ना, लिखा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज एन एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। ठीक, कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1964, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ, एक कमेटी बनी थी। आपसे पूछा जाएगा कि विजिलेंस कमीशन किस कमेटी के सिफारिश पर जो है स्थापित किया गया था, तो कमेटी का नाम लिखेंगे संथानम कमेटी। ठीक है, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है बनाया गया था या स्थापित किया गया था क्या, विजिलेंस आपका कमीशन। और अभी नए एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, नाम रहेगा एएस राजीव। एएस राजीव जो है रिसेंटली अपॉइंट होने वाले हैं विजिलेंस आपकी जो है कमिश्नर की पोस्ट पे। इतनी बात क्लियर हुई विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट में, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्या थे, एमडी एंड सीईओ, है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एमडी और सीईओ के पद पर। इतनी बात क्लियर हुई, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान दिया गया है, यह आपको बताना है।
और इसमें जो टॉप पर है, अगर हम टॉप की बात करेंगे तो टॉप रैंक यूएसए की है और सेकंड रैंक पे यूके है। यह भी याद रखना, टॉप पर यूएसए है और दूसरे पे यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इस कौन सी पोजीशन पे है? 42, 42वां स्थान इंडिया को मिला है ना। और ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है, ये रिपोर्ट 12th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है ना, 12वां संस्करण है। और 12वें संस्करण की रिपोर्ट यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने रिलीज की है। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स यानी यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें टोटल 55 कंट्रियां थी। कितनी? 55। और 55 कंट्रियों में से 42वां नंबर भारत का है और टॉप पे यूएसए है। क्लियर हुई बात? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनजीओ डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन 27 Feb? वर्ल्ड क्या लिखा है? थीम बतानी है वर्ल्ड एनजीओ डे 2024, जो कि 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। 2024 की थीम क्या रखी गई थी? तो 2024 वर्ल्ड एनजीओ डे की थीम रखी गई थी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द एसडीजीज। ठीक है, यानी सतत भविष्य का निर्माण। ठीक है, सतत भविष्य का निर्माण, एसडीजी हासिल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, ये इसकी थीम रखी गई थी। याद रखेंगे? क्लियर? तो नीचे लिखा भी है 2024 की थीम एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत भविष्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की ये क्या है? भूमिका है। वैश्विक स्थिरता में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देती है। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में लिखा है, अटुकल पोंगल फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में आया अटुकल पोंगल या पोंगल, ठीक है, अटुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि पोंगल कहां मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में है। पढ़ते हैं ना भाई कि पोंगल एक फेस्टिवल है। पोंगल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। लेकिन यहां पर तमिलनाडु नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो तमिलनाडु ऑप्शन में है ही नहीं। और ये वर्ल्ड का अटुकल पोंगला जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वुमेन है ना फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का, जहां पर सबसे अधिक महिलाएं जो है एकत्रित होती है विश्व का। ठीक है, लगभग ये माना जाता है कि हर साल जब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो 20 लाख से अधिक लोग यहां पर जो है इसको जो है इसमें शामिल होते हैं। और ये अटुकल जो आपका पोंगल फेस्टिवल है, ये कहां सेलिब्रेट होता है? कहां? केरला में। कहां? केरला में। तो दुनिया का सबसे बड़ा महिला सामूहिक त्योहार अटुकल पोंगल अमेरिका और ब्रिटेन में भी, देखो अमेरिका में भी, यूके में भी और यूएसए में भी, ठीक है ना, अनुष्ठान का पालन करने वाले भक्तों के साथ विश्व स्तर पर फैला है, वर्ल्ड लेवल पर। केरल के अटुकल भगवती मंदिर में प्रति वर्ष मनाया जाता है ये त्योहार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? कार्तिकेय से शुरू होता है और 10 दिन तक चलता है। ठीक है, कार्तिकेय तारीख से शुरू होकर 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। नेक्स्ट लिखा है, रिसेंटली विच स्टेट एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल फंड ऑफ सेव पर्पल फ्रॉग इन द वेस्टर्न घाट? यानी किस राज्य ने हाल ही में पश्चिमी घाट में पर्पल फ्रॉग, पर्पल फ्रॉग का मतलब है पर्पल कलर का जो मेंढक है, बचाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की है। एक फंड बनाया है कि वेस्टर्न घाट में जो पर्पल फ्रॉग है उसकी जो प्रजाति है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए एक फंड किस राज्य ने जो है अभी स्टैब्लिश किया है या किस राज्य ने बनाया? आंसर होगा इसका क्या? तमिलनाडु। आंसर होगा क्या? तमिलनाडु। लिखा है तमिलनाडु हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल फंड टू कंजर्व, है ना, द पर्पल फ्रॉग, है ना।
कंसिडर अ लिविंग फॉसिल्स, है ना। तो यहां पर कोएग्जिस्टिंग विद द डायनासोर। तो यहां पर लिखा है तमिलनाडु ने पर्पल फ्रॉग के संरक्षण के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की है जिसमें डायनासोर के साथ सह-अस्तित्व में रहने वाला जीवित जीवाश्म माना जाता है। जीवित जीवाश्म, ये याद रखना, जीवित जीवाश्म, यानी पर्पल फ्रॉग को जो है लिविंग की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। जीवित फॉसिल्स की या लिविंग फॉसिल की संज्ञा दी गई है और उसके लिए जो उसको कंजर्व करने के लिए एक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, एक फंड बनाया है और इसको जो है कहां रखा गया है, ये भी लिखा गया है कि इसको जो है शेड्यूल फर्स्ट लिखा है या लिखा है अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया, ठीक है, अनुसूची 1 के तहत, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर? क्या लिखा है, शेड्यूल फर्स्ट, अंडर द शेड्यूल फर्स्ट। क्लियर? तो लिविंग फॉसिल्स याद रखना, पर्पल आपका जो है फ्रॉग। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023, यानी भारत वैश्विक स्तर पर क्या लिखा है, साइबर अपराध रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है ना, कौन सी रैंकिंग 2023 में भारत को मिली है। तो ये बताना आपको किसके, ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, कौन सी रैंक लेकर बैठा है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो भारत को अभी जो रैंक मिली है 80th रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है, 80वीं रैंक मिली है, याद रखना, ठीक है। 80वीं रैंक पे भारत है 2020 में। लिखा है अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट, इंडिया इज द 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री वर्ल्ड वाइड फॉर साइबर क्राइम, ठीक है, ये इतना याद रखना। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि 34% ऑफ इंडियन यूजर फॉर टारगेटेड बाय लोकल थ्रेट्स इन 2023, यानी 34% भारतीय उपयोगकर्ताओं को स्थानीय खतरों द्वारा लक्षित किया गया है ना। यानी जो अपने ही देश में जो है साइबर क्राइम से पीड़ित है वो कितने हैं, 34%। कौन सी रैंक मिली है भाई, ठीक है, और 34% जो है हम स्थानीय खतरों से जो है क्या है भाई, पीड़ित है। यह भी आपको याद रखना है। और यहां देखना कुल मिलाकर भारत में अगर कुल मिलाकर ये घटनाएं देखें तो 74 मिलियंस, ठीक है ना, घटनाएं हुई हैं 2023 में। भारत की राष्ट्रीय साइबर अपराध दर प्रति 1 लाख नागरिकों में कितनी है, 129, यानी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 129 है ना क्राइम जो हो रहे हैं, या 129 जो क्राइम आपके मामले मिल रहे हैं, वो 1 लाख लोगों पर 129 जो है साइबर क्राइम के जो है पीड़ित है भारत में। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा है काली टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काली टाइगर हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है या केरला में है? काली टाइगर यहां जो है 40 चीतीदार हिरणों को मैसूर चिड़ियाघर से काली टाइगर रिजर्व में क्या किया गया भाई, पानासोली रेंज में स्थानांतरित किया गया है कि कितने, 40 चीतीदार हिरणों को, 40 स्पॉटेड डियर को अभी शिफ्ट किया गया कहां, काली टाइगर रिजर्व में, ठीक है, काली टाइगर जू है ना, मैसूर का जो जू है तो काली टाइगर, यानी मैसूर से कहां उठाया गया, काली टाइगर में, ठीक है। अब काली टाइगर कहां है, कर्नाटका में, काली टाइगर कहां है, कर्नाटका में, ठीक है, तो याद रखना। और यहां पर कम से कम इनका जो लिखा है जीवन काल चलता है या लाइफ टाइम जो है इनका 20 to 30 ईयर का है ना, लाइफ स्पैन ऑफ 20 to 30 ईयर। और ये रहने वाला है ट्रॉपिकल या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा है भाई, कौन से ग्रासलैंड में, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना। भारतीय जंगलों में प्रचलित वे उपोष्ण कटिबंध घास के मैदानों और जंगलों में निवास करते हैं, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में रहते हैं, ये भी आपको याद रखना। कितने
40 स्पॉटेड डियर को शिफ्ट किया गया, कहां, मैसूर जू से कहां, कालीकट टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला लिखा विच पोर्ट इज सेड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन हाइड्रोजन हब, यानी किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब में ट्रांसफर किया जा रहा है या ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। तो किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब में परिवर्तन करने की योजना बनाई जा रही है, यह आपको बताना है। मुंबई पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है। ठीक है, तो यहां पर इन्वायरमेंट को कैसे स्थिर किया जाए, है ना, पोर्ट में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल जो है सस्टेनेबिलिटी को पोर्ट में कैसे ऑपरेट की जाए, है ना, उसके लिए जो है यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब में जो है पोर्ट को जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, और पोर्ट का नाम है क्या, तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है चिदंबरनार पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिदंबरनार पोर्ट। ठीक है, इसको चिदंबरनार पोर्ट भी कहा जाता है। कहां ये, तमिलनाडु में है जी, ये कहां है, तमिलनाडु में है। तो लिखा है तूतीकोरिन या चिदंबरनार पोर्ट को नवीनीकरण ऊर्जा सतत विकास को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के तहत चिदंबरनार बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब में बदलने के लिए नामित किया है। ठीक है, यह पहल बंदरगाह संचालन पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के कारण सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। ठीक है ना, दिस इनिशिएटिव aligns with the government vision of enact environmental sustainability in port operations। क्लियर, तो आंसर होगा क्या, तूतीकोरिन, कहां, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा है क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। ठीक है, क्रिकेटिंग हिस्ट्री की बात कर रहा है कि क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज T20 अंतरराष्ट्रीय शतक किसने बनाया। ठीक है, तो कुशल मला लिखा है, रोहित शर्मा है, और उसके बाद लिखा है निकोल लॉफ्टी ईटन है और डेविड मिलर है। तो अभी हाल फिलहाल में 33 बॉल्स में कितना, 33 बॉल में जो है 33 गेंदों पर कितना, 33 गेंदों पर शतक लगाने वाले कहां के, नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन की ने जो है नेपाल के विरुद्ध 33 गेंदों में जो है अपना T20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया, जो कि सबसे तेज गति से बनाने वाला इंटरनेशनल T20 सेंचुरी मानी गई है। क्लियर हुई बात, तो यहां पर लिखा भी है, क्या लिखा है, T20 क्रिकेट अचीव इन जस्ट 33 आपका डिलीवरीज। ठीक है, 33 डिलीवरी है ना, रिप्रेजेंटिंग नामीबिया। ठीक है, और नाम लिखा है, क्या लिखा है, लॉफ्टी आपका ईटन। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके अगेंस्ट था, नेपाल के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट था ये, नेपाल के खिलाफ अपनी टीम के मजबूत स्कोर को भी इन्होंने उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। क्लियर, तो 33 में कहां के हैं, नामीबिया के, 33 बॉल पर सेंचुरी। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट। इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट का अभी इनॉग्रेशन किया है। अगर हम इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन established on 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1959। क्लियर हुई बात, इतनी बात क्लियर हुई। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन आपसे पूछा जाएगा चेयरमैन, तो ये थे विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई इसके जो है फर्स्ट चेयरमैन थे, विक्रम साराभाई। ठीक है, प्रेजेंट चेयरमैन की बात करेंगे अगर प्रेजेंट की,
तो प्रेजेंट में कौन है जी? वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। ठीक है, प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन है एस सोमनाथ। सोमनाथ लिखेंगे, सोमनाथन मत लिखना, एस सोमनाथ। ठीक है, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में दूसरी स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो कहां किया भाई स्पेस पोर्ट का उद्घाटन? तो स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है, यहां पर लिखा है कुलशेखर पट्टिनम। ठीक है ना, कुलशेखर पट्टिनम। कहां? कुलशेखर पट्टिनम। अरे कुलशेखर पट्टिनम कहां है? पहला इसका तो है आपका श्रीहरिकोटा था, आंध्र प्रदेश में, है ना, इनिशियली नॉन एज श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। शुरुआत में श्रीहरिकोटा रेंज के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना, और दूसरा इसको स्टैब्लिश अभी किया गया कहां? तमिलनाडु में। कहां किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहां किया गया है? आंध्र प्रदेश में यह सुविधा भारत का एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह रहा है जो कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की अनुमति देता है। लेकिन दूसरा बंदरगाह कहां स्थापित किया है? कुलशेखर पट्टिनम में। कहां? कुलशेखर पट्टिनम, जो कि कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्स द एक्सपर्ट कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर, है ना, यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी मानदंडों के लिए गठित, केवाईसी मानदंडों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करता है ना? एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म फॉर यूनिफॉर्म केवाईसी। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। क्या? नो योर कस्टमर। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यह लिखा हुआ है, तो अध्यक्षता करता है द एक्सपर्ट कमिटी चेयर्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। कौन? फाइनेंस सेक्रेटरी टीबी सोमनाथन। टीबी सोमनाथन कौन कर रहा है? टीबी सोमनाथन इज कॉन्स्टिट्यूट टू एड्रेस द इशू ऑफ यूनिफॉर्म केवाईसी नॉर्म्स। यानी सोमनाथन की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया है। सदस्यता में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, है ना, एफएसडीसी सदस्य शामिल हैं। अब केवाईसी की अगर बात करेंगे तो केवाईसी आरबीआई में इंट्रोड्यूस हो गया था 2002 में। ठीक है, आरबीआई ने शुरू कर दिया था 2002 में नो योर कस्टमर, है ना, केवाईसी का प्रचलन या केवाईसी को इंट्रोड्यूस किया आरबीआई के द्वारा 2002 में। सभी बैंकों में, जितने भी बैंक हैं, सभी बैंक में जो है केवाईसी लागू हो गया था 2004 में, 2004 से, और सभी कस्टमर के लिए केवाईसी अनिवार्य हो गया था 2005 से। यानी 2005 से आपको केवाईसी करवाना ही करवाना है। बैंक अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहता है तो आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी कौन है? टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंडियन प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन? भारत कब अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? 2030 में, 2035 में, 2040 में या 2050 में? तो अंतरिक्ष में भारत 2035 तक अपनी योजना बना रहा है कि 2035 तक स्पेस में अपना क्या होगा? एक स्टेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर विक्रम साराभाई लिखा हुआ, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, है ना, indicates India's ambitious goal of launching its own space station by 2035। यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री की घोषणा 2035 तक अपना स्वयं का क्या होगा? अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो याद रखना कब तक होना चाहिए इंडिया का? 2035 तक। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन रिसेंटली मेड हिस्ट्री by becoming the first woman chief minister of Punjab province in Pakistan। यानी इतिहास बन गया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर
जिसने इतिहास रचा है वो कौन है? ठीक है, तो पंजाब प्रांत की जो पहली मुख्यमंत्री है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड डॉटर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है, अचीव्ड अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन बाय विनिंग द चीफ मिनिस्टर इलेक्शन ओवर कमिंग opposition and marking a significant moment of the female leadership in Pakistan political leaders। ठीक है, तो यहां लिखा है कि भाई नवाज शरीफ जो कि पहले क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी मरियम नवाज, याद रखना कौन, मरियम नवाज ने जो है पंजाब प्रांत में एक ऐतिहासिक दर्ज जीत की है और पंजाब प्रांत में पहली मुख्यमंत्री बनकर उभरी है। नाम रहेगा मरियम नवाज। क्लियर? जो कि किस पार्टी से बिलोंग करती है? पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN। ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है वेयर वाज द सेकंड इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम समिट हेल्ड। इंडस एक्स जो आपका समिट हुई थी वो कहां हुई थी? भारत और यूएसए का दूसरा डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? वाशिंगटन में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, बेंगलुरु में हुआ या फिर कोलकाता में हुआ? तो फटाफट से बताएंगे। तो भारत और यूएसए के बीच जो है सेकंड यूएस डिफेंस आपका एक्सेलरेशन इकोसिस्टम कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, यह भी याद रखना। भारतीय रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा यह संयुक्त रूप से जो आयोजित शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच प्रशांत महासागर, कहां? प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, क्या? इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी थी, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डिफेंस पर क्या हुई? चर्चा हुई है। ठीक है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डिफेंस पर जो क्या हुई? चर्चा हुई है। कहां हुई? नई दिल्ली में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है व्हेन विल द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज पास बाय पार्लियामेंट इन 2023 कम इनटू इफेक्ट्स। लिखा है 2023 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानून कब लागू होंगे? तो नए आपराधिक कानून कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से, 2024 से, 1 जुलाई 2024 से ये 3 नए कानून लागू होंगे। ये 3 नए कानून क्या है? लिखा हुआ है भारत नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। फिर लिखा है भारतीय न्याय संहिता बिल, दूसरा यह है, और तीसरा लिखा है भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल। ये 3 बिल जो है 1 जुलाई 2024 से ये लागू होंगे। ये तीनों के तीनों बिल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्लियामेंट 2023 में पास किया। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने 2023 में पास किया है और इन कानूनों के तहत आईपीसी की जो धारा है प्रक्रिया के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेन देन के लिए भी तैयार रहे। ये लिखा हुआ पूरा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां हुआ है? इन विच स्टेट द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, इनोग्रेटेड, यानी योगा और नेचुरोपैथी के लिए रिसर्च सेंटर अभी इनोग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यह कहां किया गया है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी वॉज इनोग्रेटेड इन झज्जर। कहां पड़ता है? हरियाणा में। तो हरियाणा के झज्जर में जो है इसका अभी क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री के, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, इससे पहले लिखा है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन
पुणे महाराष्ट्र में भी किया गया है। इसके अलावा कहां है, पुणे में भी है और महाराष्ट्र में भी किया गया है। और एक किसकी पहल है, ये आयुष पहल के द्वारा। ठीक है, याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच सेलेस्टियल बॉडी इज द क्या लिखा, टारगेट डेस्टिनेशन ऑफ द इनिशिएटिव मिशन, है ना, ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड ऑन अ स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट, है ना। तो लिखा है स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किए गए इनोवेटिव मिशन के ओडिसियस अंतरिक्ष यान का लक्ष्य गंतव्य कौन सा खगोलीय पिंड है। यानी ये जो मिशन है, ठीक है ना, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, है ना। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा और इनोवेटिव मिशन ओडीएस अंतरिक्ष यान किस खगोलीय पिंड पर जो है ये पहुंचेगा। तो ये लिखना आपको आंसर होगा इसमें, किस पर पहुंचेगा, ये मून पर। और ये आपका जो है यहां पर लिखा है कि चंद्रमा की ओर जा रहा है और बाद में उल्लेख किया गया कि मिशन का लक्ष्य 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी, किसका, ये अमेरिका का है, अंतरिक्ष यान बनना है। यानी 50 से अधिक वर्ष लगेंगे इसको चंद्रमा तक उतरने में, पहुंचने में। क्लियर हुई बात। तो ये भी आपको याद रखना है, किसका है, ये अमेरिका का, यूएसए का। तो ये थे बच्चों कुछ आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने रखे हैं, जिन पर हमने डिस्कस किया है। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करें, अपने नोट्स तैयार करें, पढ़ते रहें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.